हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद द लेक्चर ऑन द जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ पेपर डिस्कशन. Now in today's lecture I will be discussing the matrix match types questions. Okay, instead of discussing the single caret I will be discussing the matrix match type. Okay, or you can call it the multiple match the following type questions. Okay, matrix match. आपको पता ही होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सिंगल कैरेट का ऑप्शंस मैंने उसका क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, ठीक है। एंड लास्ट टू लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ले चुका था, ठीक है। सो कैनिंग फॉरवर्ड आई विल टेकिंग अप द मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन इन टूडेज लेक्चर एंड इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल टेक अप द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सोल्यूशन। जिनको पता है कि पेपर सोल्यूशन का डिस्कशन कहाँ मिल रहा है, एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर डिस्कसिंग ऑल द जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर वाइज. ओके, सो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, check out the playlist. I have already covered the numerical type as well as the single caret type. Okay, so we move forward with the matrix match type. Okay, so this is basically the instruction of the paper. Okay, so the matrix match type was actually asked in section 4 of J Advanced paper 1 mathematics question paper. Okay, I am discussing the maths portion only. So this section contains of 4 matching list types questions, and each of the matching has one multiple choice questions. Okay, and each set has two lists. Okay, the list 1 and list 2, and list 1 has 4 entries P, Q, R and S, and list 2 has 5 entries 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, 4 options are given in multiple choice question based on the list 1 and list 2, and only one of these, only one. Okay, so from here only one of them are correct. Okay, so you have to choose only one correct option based on the given question. Okay, so अगर correct करते तो +3, 0 for not attending the question and negative marks in any other case. Okay, for doing it wrong. तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ। ओके, सबसे पहले आई वुड से पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है तो क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो, देन गेट बैक टू द क्वेश्चन। खुद से क्वेश्चन जब लगेगा ना तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। सो विद दिस लेट मी गेट स्टार्टेड। एंड जो लोग वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन को साथ साथ लगाते चलो। अगर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे इस लेक्चर को, ठीक है। सो विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. So 3 equations are basically given, and alpha, beta and gamma are the 3 real numbers which are unknown in the given question. और ऑप्शन में जो P, Q and R जो क्वेश्चन है उसमें बीटा और गामा का कुछ वैल्यू देके पूछ रहे कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपना टारगेट क्या होता है कि लेट अस फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सो फॉर एग्जांपल इफ आई कैलकुलेट डेल्टा, if I want to calculate delta, so from here if I write the coefficients 1, 2 and 1 over here, 1 y का coefficient यहाँ पर 0 है, okay, and z का coefficient यहाँ पर alpha है, and similarly over here 2 minus 3 and beta over here, this is the basically the determinant of the coefficient matrix. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। if I go on solve and if I expand this particular determinant along the second column, I will get minus 2 times of beta minus of 2 alpha and minus of minus 3, that is plus 3 times of alpha minus 1. So from here I will get the value as 4 alpha plus 3 alpha is basically equal to 7 alpha, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा 7 alpha माइनस यहाँ से मिल जाएगा 2 बीटा एंड माइनस ऑफ 3. ओके, सो यहाँ से मुझे डेल्टा का वैल्यू मिल गया, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन क्या बोला है, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट आई विल एक्चुअली कैलकुलेट डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ऑप्शन देखूँ, ऑप्शन नंबर पी, सो इन ऑप्शन नंबर पी, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर पी, इट इज सेड द बीटा इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ 7 अल्फा माइनस 3. सो लेट मी पुट इन डेल्टा, ठीक है। डेल्टा में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं बीटा का वैल्यू अल्फा के टर्म में पुट कर रहा हूँ. इन दैट केस आई विल गेट, एंड 2 इफ फ्रॉम हियर I actually get the condition that is 2 beta is equal to 7 alpha minus of 3. So if I put minus of 2 beta, this is minus of 7 alpha plus of 3 and minus of 3. So from here what I get, the delta is 0. अब सुनना, now most important discussion is from here कि मैंने जो, अगर आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर ऑलरेडी मेरा फॉलो कर रखे होंगे तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर चार्ट. ओके, सो सबसे पहले जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, देयर आर, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे ना तो 2 कंडीशन बेसिकली अराइज होगा, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो या फिर डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो हो जाए. इन द केस डेल्टा इज नॉन जीरो, देन वी गेट अ वेरी गुड सॉल्यूशन दैट इज नॉन इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
अब ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ केस बेसिकली फॉर नॉन होमोजीनियस केस, ठीक है। होमोजीनियस केस के लिए थोड़ा अलग हो जाता है डिस्कशन, ठीक है। और डेल्टा का 0 हो जाए तो यहाँ पर 2 केसेस और बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 केसेस और बनते हैं। क्या क्या केसेस बनते हैं कि यहाँ पर से आपको जैसे दिख गया डेल्टा 0, तो चेक करो डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, क्या ऑल ऑफ देम आर 0 साइमल्टेनियसली? अगर डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, डेल्टा 3 भी 0, डेल्टा 3 डेल्टा 1 क्या है? बेसिकली दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द दिस बी मैट्रिक्स इन प्लेस ऑफ दैट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ओवर हियर एंड थर्ड कॉलम फॉर डेल्टा 3, ओके। अगर आपने लेक्चर फॉलो किए होंगे तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो फ्रॉम हियर इफ वी गेट ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0, in this case I will get infinitely many solution, I'll get infinitely many solutions, ठीक है। और अगर केस में मान लो एटलीस्ट एनी वन ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, एटलीस्ट एनी वन, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, इन दैट केस आई गेट नो सोल्यूशन, आई गेट नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इन केस में नो सोल्यूशन आता है। तो सबसे पहले फ्रॉम इन दिस क्वेश्चन, फ्रॉम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ओके, जब भी मैं इस कंडीशन को सॉल्व कर रहा था, ठीक है, फ्रॉम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन आई गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एज 0 फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। और उसके बाद जो क्वेश्चन है बोला दैट इज गामा का वैल्यू 28 दे रखा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व गामा को भी इस क्वेश्चन में इनकाउंटर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट मी फर्स्टली टैकल द डेल्टा 3 मैट्रिक्स, ठीक है। डेल्टा 3 का डिटर्मिनेंट मैं निकालना चाहता हूँ एंड डेल्टा 3 विल बेसिकली फॉर्म बाय रिप्लेसिंग दिस पर्टिकुलर द कॉन्स्टेंट्स विद द थर्ड कॉलम, ओके। कॉन्स्टेंट्स को थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दो, तो 1 2 ओवर हियर एंड दिस विल बी 1 0 एंड दिस विल बी 2 एंड -3, और कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर दो थर्ड कॉलम की जगह, तो दिस विल बी 7 11 एंड गामा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर इफ आई एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट -2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी गामा माइनस ऑफ 22 एंड माइनस ऑफ माइनस इज प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ this will be how much? This will be 11 minus 7, that is 4, ठीक है। So from here if I solve, if I see what is the value of delta 3, तो डेल्टा 3 का वैल्यू क्या मिल रहा है, ठीक है। डेल्टा 3 का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है दैट इज -2 गामा प्लस 44 एंड प्लस 12, सो प्लस 44 प्लस 12, ठीक है। अब प्लस 44 प्लस 12 दैट इज डायरेक्टली मीन्स 56। सो फ्रॉम हियर अगर मैं गामा का वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो सेड इन द क्वेश्चन दैट गामा का वैल्यू 28 ले लो और बीटा का वैल्यू हाफ टाइम्स ऑफ 7 अल्फा माइनस 3 ले लो। तो गामा का वैल्यू अगर 28 लेता हो तो डेल्टा 3 मेरे को क्या मिलने वाला है? 0, ठीक है। सो फ्रॉम हियर डेल्टा 3 इज बेसिकली इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो डेल्टा 3 0 मिल गया डायरेक्टली, ठीक है। तो लेट अस चेक मी द अदर ऑप्शंस, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर क्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्यू में बोल रहा है बीटा इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ 3 अल्फा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 7 अल्फा माइनस ऑफ 3। तो इस कंडीशन से जब अप्लाई करें तो डेल्टा का वैल्यू 0 मिल रहा है, बट बोला है कि गामा इज नॉट इक्वल टू 28। सो फ्रॉम दिस कंडीशन आई गेट डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा इज इक्वल टू 0, इन दैट केस व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंप्लाइज? दैट मीन्स इट इंप्लाइज टू नो सोल्यूशन। यहाँ से देखूंगा ना, नो सोल्यूशन इंप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई कैन डायरेक्टली से द क्यू विल डायरेक्टली मैप टू ऑप्शन नंबर 2, ओके। सो क्यू हैज मैप टू ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नो सोल्यूशन, ठीक है। तो क्यू का तो मैप बन गया। अब let us check for whether this p question has infinitely many solution, okay, or maybe no solution, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करने से पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे q शुड बी मैच्ड विथ ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। सो फ्रॉम हियर आई एम लेफ्ट विथ 2 चॉइसेस दैट इज ए एंड बी। सो पी दोनों क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पी मैच टू 3, दैट मीन्स इट गोज टू इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। तो क्या मुझे चेक करना है कि इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश वेदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऑप्शन बी इज करेक्ट, डू हैव टू चेक? आई डोंट हैव टू चेक, आई हैव टू चेक नॉट पी बट आई हैव टू चेक वेदर आर और एनी वन ऑफ एस, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चेक कर लो तो भी डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, बट सिंस आई एम डिस्कसिंग द पेपर सोल्यूशन आई विल डिस्कस ऑल दिस केसेस, ओके। सो फ्रॉम हियर now on taking the condition that gamma is equal to 28 and beta is equal to half times of 7 alpha minus 3, so from this condition the delta 3 is 0. Now let me check for delta 1. Now in case of delta 1, if I put gamma is equal to 28, I will also get the value as 0, okay. Now if you solve this on your own, I guess you will get the result, okay. So let me take this 1 2 1, okay, 1 2 1 and over there, so only the first column will be exchanged with the constants, okay. So this will come as 7 11 and gamma over here, and this will be 2 0 minus 3, 2 0 and minus 3, and from here this will be 1 alpha and beta, 1 alpha and beta. So from here if you solve this particular determinant, then from this determinant you will get the value as, for example if you solve this -2 times of 11 beta minus of alpha gamma, ठीक है,
and this will be plus 3 times of 7 alpha minus 11, ठीक है, 7 alpha minus of 11, ठीक है. So from here if you put beta is equal to half times of 7 alpha minus 3 and gamma is equal to 28, in that particular case also you will get the value of delta 1 is also equal to 0. पुट करके आप देख लेगा, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द रफ कैलकुलेशन ऑल्सो, ओके, but if you go and solve you will get delta 1 also 0, and similarly on this particular condition gamma is equal to 28 and beta is equal to half times of 7 alpha minus 3, you will also get the condition that is delta 2 is also equal to 0. So from this P directly goes to infinitely many solutions. So from here I can say that P will map to Q, P will map to 3, okay, P will map to option number 3. So from here this will map to option number 3. Now the question moves forward and we are given in the question that beta is non-equal to 7 alpha minus of 3 and gamma is also not equal to 8. So from here if beta is non-equal to 7 alpha minus 3 by 2, so from here can I say that the delta is non-zero? Can I say the delta is non-zero? Delta का कुछ value होगा, but can I say the delta is non-zero? So from here if alpha is given as 1, so from here if alpha is given as 1, beta is not equal to 4 by 2, that is not equal to 2, ठीक है. और अगर बीटा नॉट इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स इफ आई पुट 1 ओवर हियर, इफ इन स्पेस ऑफ अल्फा इफ आई पुट 1, दैट मीन्स 4 minus 3, that is 4, that is 7 minus 3 is basically 4, and 4 minus of 2 times of 2, that is basically 4. So if it is not equal to 0, then delta is not equal to 0. So from this condition delta is not equal to 0, then we are left with only one kind of solution, that is basically unique solution, okay. So that is basically a unique solution. Now that means that R has a probability that it will map to this particular case, okay, unique solution. So let me check that if this particular map to unique solution, and what solution will I get. So if you solve this S number question, that beta is non equal to 0, so from here also you will get the delta as non equal to 0, but since gamma is equal to 28, so from gamma is equal to 28, if you solve delta 3, you will get the value as 0. So if delta is equal to 0 but delta 3 is non-zero and delta 3 is equal to 0, that means also the condition of unique solution. But in this case the unique solution will be such that z, the value of the unknown variable z, is basically equal to 0, because we know that basically z is basically equal to delta 3 by delta, okay. So from here if you solve this condition, that delta 3 is 0 but delta is non-zero, so from here z is basically 0. So from here you can say that S will map to 4 or maybe 5, okay, and obviously it will map to 1, but in the option it is not given such that S will map to 1. So from here I have to choose any one. Now let me solve for what will be the value of x and y, okay. So from this let me check and solve what will be the value of x and y, because if from R if I say that this has unique solution, I cannot directly tick this one and I move forward, because I have to check also whether this x, y and z lies from here. So from here what you can see that in question number R, the gamma is non-equal to 8. So if gamma is non-equal to 8, then z can never be 0. So from 4 and 5 the R can never be mapped to, okay. So R can never goes to 4 or 5. So R will always goes to option number 1, over here, that means unique solution, because Z will have non-zero solution, okay. But and from here, from S number option, you can say that Z will have 0 in its answer, but you have to choose which option will go with it. But since you can see the option, that is option number 1 will definitely go nicely with this particular set of option, ठीक है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है कि आप हर एक चीज़ को सॉल्व करो डिटेल में, बट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड जस्टली गेट टू द आंसर जितना जल्दी हो सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो एंड देन गेट टू द आंसर्स, ओके. नाउ दिस इज वेरी नाइस वे टू अप्रोच द क्वेश्चन, बट सिंस आई एम डिस्कसिंग द पेपर सॉल्यूशन, इट इज माय जॉब टू बेसिकली डिस्कस द कैसे आ रहा है, ठीक है, एक्स और वाई कैसे आ रहा है. सो सिंस वी नो दैट वैल्यू ऑफ एक्स from the study of system of equation, we already see that from the Cramer's rule we already saw that x is basically equal to delta 1 by delta, and similarly y is equal to delta 2 by delta, okay. So from here if you solve this particular condition, you will get the value of x and y, ठीक है. So let me solve, and we already have seen from option number S, from question number S, if I am solving from question number S, where gamma is basically equal to 28, alpha is equal to 1 and beta is not equal to half times of 7 alpha minus 3, ठीक है, half times of 7 alpha minus 3. So from this particular condition I can say the delta is non equal to 0 and 28, so from here I can say z is equal to 0, alpha is equal to 28, so यहाँ से क्या बोल सकते हैं, z is equal to 0. Now let us solve for delta 1. Now we have already solved for delta 1. The result was in the delta 1 was how much? This was basically 2 times of alpha gamma
2 times of alpha gamma and minus of 22 times of beta, and this will be plus 21 times of alpha, and this will be over here this is basically minus, so minus of 33. So अगर इसमें अगर गामा का वैल्यू 28 पुट करोगे फ्रॉम हियर, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ गामा एज अल्फा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल 28, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल 28 अगर पुट करोगे, so from here you will get delta 1 is basically equal to, this will be 56 minus 22 times beta, and this will be how much, this will be 21 minus 33, so this will be, so from here if you minus 33, if you add, firstly if you add 21 to 56 you will get the result as 67, and from 67 if you minus 33 the result you will get is 34. So from here you will get the result as 34 minus 22 beta, ठीक है, तो here you will get the result as 34 minus 22 beta. अब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, so from question if I see from the question it is not giving us any direct hint about what will be the direct solution of beta, ठीक है, so questions अगर देखोगे ना तो अब बीटा का कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं बोल सकता, बट यू कैन one thing you can say that beta is not equal to 2, ठीक है, so if beta is not equal to 2 the delta 1 will be something like maybe negative or maybe positive. So from here this particular both the options can be positive, okay, so it might map to this fourth option or might be mapped to fifth option, but from the options you can see that only option A will goes with the desired result, that is P, Q and R, and from S you can directly choose and say that it will go with 4, okay. So from here you will get the right answer to the question or as option number A. You can even solve the delta 2 matrix to get to the result of Y as well, okay. Y का रिजल्ट भी सॉल्व करने के लिए डेल्टा 2 को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हो, ठीक है. आई होप दिस डिस्कशन वाज क्लियर. नाउ विद दिस लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ ऑल दिस क्वेश्चंस आर ऑफ 3 marks, okay. If you do this question correctly you will get 3 marks. So let us move to the second question of matrix match type question, and this is very simple question which is asked for statistics, okay. Now this type of question was actually maybe asked, you are studying from your junior classes as well, maybe in class 10th also you have studied this particular types of question. So what is basically given now, here it is given the given data are given with a frequency distribution. Now we are actually supposed to calculate the mean, median and the mean deviation about the mean of the above data, okay. So for doing so we have to calculate the data table, okay. So if I plot the data table as xi fi, okay, sigma fi, that means the cumulative frequency, and if I also calculate fi xi, okay, fi xi, okay. So for taking out the mean, taking out the mean and the median, I go on first calculating this particular table, okay. So from here I can say that I have to arrange the data in order to calculate the median. I have to firstly do one important thing, that is जब भी जो भी ऑब्जर्वेशन डेटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई सा भी एक में अप्रोच लिखना है, ठीक है. सो आई एम चूजिंग असेंडिंग ऑर्डर. सो फ्रॉम हियर आई कैन से देयर विल 3 over here, and from here I can 4 over here, 5 over here, and then 8 and then 10 and then 11, ठीक है. ये डेटा पॉइंट्स है सारे डेटा पॉइंट्स, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, 5, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज 3, दिस इज हाउ मच, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ओके. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल गया. अब एक काम करते हैं, हर एक फ्रीक्वेंसी का सिग्मा निकालते हैं, ठीक है. सिग्मा फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 5, दिस विल बी 9 over here, दिस विल बी 13, दिस विल बी 15, दिस विल बी 17 एंड दिस विल बी 20, और यहाँ से अगर निकाल कर सिग्मा ऑफ fi इज बेसिकली इक्वल 20, ठीक है. सो एंड व्हाट इज द टोटल नंबर, और अगर मैं सिग्मा fi xi निकालता हूँ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, फर्स्ट लेवल 15 over here, दिस विल बी 16 over here, दिस विल बी 20 over here, दिस विल बी how much, 8 into 2 that is 16, okay, and this will be 20 again, okay, and this will be 33. So अगर मैं सिग्मा fi xi कैलकुलेट करूँ, why to calculate fi xi, sigma fi xi, because I have to calculate mean, और mean का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मीन का फॉर्मूला देखोगे दिस इज बेसिकली जब भी अनग्रुप डेटा दे रखा है विथ फ्रीक्वेंसी रिजल्ट, देन मीन का फॉर्मूला इज गिवन बाय सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ fi, ठीक है. ये वाला फॉर्मूला लगाना है इन ऑर्डर टू गेट टू द मीन, okay. So from here if you approach sigma of fi xi, so let me calculate sigma of fi xi, that is 15 plus 16, that is 31, and 31 plus 20, that is 51, 51 plus 16 is basically equal to 67, 67 plus 20 is basically 87, 87 plus 33 is basically equal to 120, ठीक है. सो यहाँ से अगर मैं मीन का वैल्यू बोलूँ तो मीन का वैल्यू आप क्या बोलोगे, दैट इज बेसिकली 120 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज हाउ मच, दैट इज बेसिकली 6. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट क्वेश्चन नंबर P will map to option 3 over here, so this will basically map to P.
So from here I can say that C can never be the correct answer of the solution, because C is the first option is said a P maps to 2. So from here I can say A can be possible, B can be possible, and D can be possible. So let me calculate for mean and median. Okay, mean deviation about the mean. So before doing that, let me calculate the mean deviation about the mean. So in order to calculate the mean deviation about the mean, I also have to calculate another important table, that is Fi into mod of xi minus of mean, that is x bar. So if I have to calculate this particular table and then take a sigma, then I will get the mean deviation about mean. Okay, so let me calculate for this particular result. So from here I can say that this is basically the 5 will be multiplied to, and xi is 3 and 6. So from here I will get 5 into 3, that is 15. The first result will be 15, and second 4 into 2, that is basically equal to 8. Similarly 4 into this will be 1, this will be 4, and similarly this will be 2 into 2, that is basically again 4, and similarly this is 2 into 4, that is 8, and similarly this is 3 into basically 5. Okay, so 3 into 5 is how much? 3 into 5 is basically again 15. So from here if you calculate the sigma Fi xi minus x bar come modulus, if you calculate this particular summation, what you will get? This will be 15 plus 15, 30, 30 plus 16, 30 plus 16 is how much? 46, 46 plus 8, 46 plus 8 is how much? It is 54. So from here if I say what is the mean deviation about mean. Okay, so for mean deviation about mean, you will say the result is basically sigma Fi xi minus x bar modulus divided by Fi sigma Fi. So from here if I calculate this particular result, I will get 54 divided by 20. So from here the result will be 2.8. Okay, so let me map that what it does in maps to. Okay, sorry, not 2.8, 2.7. I am very sorry, 2.7. Okay, don't do this kind of silly mistakes ever in the question. Okay, 2.7. Okay, so from here you can say that option R basically maps to that R basically, now this is basically R is actually asking the mean deviation about mean. So from here you can say the R maps to 4. Okay, so instead of solving all the option, you can directly say the answer to this question will how much? It basically will be option number A from here, because R will maps to 4 and P is mapped to 3 is only given in option number A. But since I am discussing the paper solution, I will discuss all these things. Okay, now to calculate median, now I already have calculated the sigma Fi. Okay, now sigma Fi is basically is an even number. Now we already know to how to calculate median. Whenever even number is there, then I have to calculate n by 2, that means sigma Fi by 2. So from here I will get a 10th result. So we know that in case of even number of entities are present, I cannot directly say that which is a middle number. In case the odd number of entities is present, I can say that this is the middle number. But in case of even number of entities, I cannot say directly that this one is the middle person. Okay, this one is the middle number. So from here I will have two basically middle number. That means the 10th result and the 11th result. Okay, so from here I can say that the 10th observation and the 11th observation will result in the median value. So from here I can say the median. Is basically equal to 10th plus 11th observation. 10th observation plus 11th observation whole divided by 2. So let me check for what is the 10th observation. Now from the cumulative frequency table, if you check that the 10 and 11 basically lies after this particular result. So from here, because up till here 9 number of frequencies basically completed over here. So from here the 10th and the 11th entity is rising. The 10th and the 11th basically lies in this particular group. Okay, 10th and the 11th observation basically lies in this particular group. So from here I can say that the xi is basically equal to 5 of both the observation. That means the 10th and the 11th observation is both equal to 5. So from here can I say the median value is basically 5 plus 5 divided by 2. So from here we get the result basically equal to 5. Okay, so from here the answer to the median is basically equal to 5, that is option number 2 over here. So from here can I say that the option number 2 basically maps to Q. So option number 2 is basically mapped to Q. Okay, again for calculating the mean deviation about the median, I have to calculate this particular table. Then I have to calculate Fi xi minus of mean. Okay, so if I calculate this particular table, the first value is 5. Okay, first value is 5 and we have calculated the mean as 5. So 5 into 3 minus 2, that will be 3 minus 5 basically 2. So from here I will get 10. Similarly the second result is basically 4, and 4 over here it will come 4, because 4 into 1 basically equal to 4, and here it is 4 into 0 is basically equal to 0, and similarly this will be 2. So 2 multiplied by 3 is basically equal to 6, and similarly this will be how much? 2 multiplied by 5 is basically equal to 10.
So from again over here this is basically 3 and 3 multiplied by 6 basically equal to 18. So from here if you calculate sigma fi xi minus mean, this is basically minus median, okay, minus median, this is basically the mean deviation about median. Mean deviation of the data set about the median is basically how much? If I calculate this result, this is 20 and this is again 30 and this is 48. So from here can I say that the mean deviation about median is how much? Is basically equal to 48 divided by 20. From here can I say that this is basically 2.4. So with this the correct option to the option number, the correct option is the question that question S will directly map to option number 5. So from here I will say that this is basically the option number A is only the correct option of the question. Now before marking this option number A, I already before solving this all the things, all the entities, I already said that how to approach this particular question whenever this type of question will come in the examination. You don't have to actually solve all the options, instead try to solve any one or two and try to get to the answer based on this particular option. So from here the right answer to this question is basically option number A. Now this is very pretty simple question. Okay, so with this let us move to the third question. Okay, and this is very good question which basically includes your visualization, okay, and understanding towards the 3D. Okay, so let me take this particular question and let us understand what this particular question wants to say. So question में क्या दे रखा है? There is basically said that L1 and L2 be basically two lines such that these lines are defined as R1 vector and R2 vectors. और line को vector form में define किया गया है, ठीक है? Such that X be the set of all planes H that contain the line L1. Okay. ना ऐसा X है basically set of all the plane which basically contains the one line. अगर कोई line है जो 3D plane में exist कर रहा है तो उसको contain करते हुए infinite number of plane बन सकता है. So that particular infinite number of planes जो बन रहा है basically is represented as set S X. Okay. So from here I also said that for a plane H, now there is an operator, there is D of H. This is an operator which denotes basically the smallest possible distance between the point L2 and H. ठीक है, अब सुनना इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हिडन है, ठीक है. बट इफ आई मूव ऑन एंड रीड द अदर पार्ट, दिस सेड दैट H नॉट बी अ प्लेन X फॉर विच द डिस्टेंस ऑफ H नॉट, the distance of this plane from this particular R2 line, that is line to L2, there is basically maximum value and as H varies over the planes in X. अब क्वेश्चन में पहले तो पढ़ के बोल रहा है कि पहले तो D of H बेसिकली डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. अब उसके बाद बोल रहा है कि H नॉट ऐसा प्लेन है जिसका डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर लाइन इज अ मैक्सिमम लाइन, मैक्सिमम है, ठीक है. और क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे ना हर एक जगह H नॉट का डिस्कशन किया है, ठीक है, और इन ऑल द क्वेश्चन इट इज डिस्कस्ड अबाउट H नॉट. तो क्या अपना टेंडेंसी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि H नॉट का इक्वेशन कैसे भी मिल जाए देन आई कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए, ठीक है. अब मुझे बताना, सो फ्रॉम हियर इफ आई सी आई हैव टू बेसिकली कैलकुलेट फॉर H नॉट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेंडेंसी ऐसे होने वाला है कि बेसिकली H नॉट का इक्वेशन कैसे भी करके निकल जाए, ठीक है. तो फॉर सॉल्विंग H नॉट लेट मी हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि सबसे पहले अगर बोला है कि बेसिकली H इज बेसिकली सच अ प्लेन विच कॉन्टेंट दिस लाइन L1, ठीक है, एक लाइन है दैट इज L1 एंड दिस लाइन का जो वेक्टर है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज R1 वेक्टर, ठीक है. सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, L1 को मैं कार्टेशियन इक्वेशन में लिख लेता हूँ, लाइन का इक्वेशन दैट इज x/1 y/1 इज इक्वल टू z/1, ठीक है. सिमिलरली L2 का जो इक्वेशन दैट इज कार्टेशियन प्लेन में हो जाएगा दैट इज x/1 is basically equal to x/1, okay, x/1 is equal to y minus 1 by 0 is equal to 7 plus 1 divided by 1, ठीक है. तो L2 का इक्वेशन ऐसा आ जाएगा एंड L1 का इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा ना. आप क्वेश्चन में बोल रहा है H ऐसा प्लेन है जिसमें L1 कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है. सो L1 इज बेसिकली कंसिस्टिंग इन इज लाइंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेन H, बट इन द क्वेश्चन आई हैव टू डिस्कस फॉर H नॉट. आप सुनना H नॉट का डिस्कशन. For any particular line there can be infinite number of planes which contain that particular line, but अगर आप L1 और L2 का बीच का डिस्टेंस कंसीडर करोगे ना, सो फ्रॉम हियर इफ यू सॉल्व दिस L1 एंड L2 का डिस्टेंस यू विल सी दैट L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल लाइंस बट बेसिकली दे आर स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस, ठीक है. अगर आप सॉल्व करके देखोगे दे आर बेसिकली स्क्यू लाइंस. अगर स्क्यू लाइंस है तो दे हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. बट वो तो डिस्कशन बात का है. अगर मान लो कोई एक प्लेन है एंड दैट पर्टिकुलर प्लेन कंटेनिंग द लाइन L1, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि H नॉट ऐसा प्लेन है साथ द डिस्टेंस फ्रॉम द L2 लाइन इज बेसिकली मैक्सिमम. तो वो प्लेन कब हो सकता है? जब बेसिकली जो L2 जो लाइन है ना अगर वो पैरेलल हो जाए, अगर वो लाइन इस प्लेन का पैरेलल हो जाए, इस आई मीन द प्लेन का जो
जो नॉर्मल वेक्टर है, that is basically if it is perpendicular to L2, if the normal vector of the plane is perpendicular to L2, in that particular condition I will get the maximum distance from the line of the plane. ठीक है ना, क्यों ऐसे हो रहा है? अगर आप सोचोगे प्लेन का ओरिएंटेशन को चेंज करके सोचोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओरिएंटिंग द प्लेन इन दिस पर्टिकुलर फैशन एंड द लाइन इज ओवर हियर, द डिस्टेंस मे बी सम डिस्टेंस, बट इन केस इफ इट इज दिस लाइन एंड द प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस ओनली यू विल गेट द डिस्टेंस ऑन द प्लेन इज बेसिकली मैक्सिमम, बिकॉज इन दिस केस द डिस्टेंस गेट रिड्यूसेस. सिमिलरली अब जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है द डिस्टेंस इंक्रीजेस, सिमिलरली अगेन इट डिक्रीजेस. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द एच नॉट प्लेन, एच नॉट ऐसा प्लेन है जिसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन L2 इज मैक्सिमम. वो तब हो सकता है जब 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 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द L2 का लाइन का जो वेक्टर है. ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई विल सॉल्व फॉर द कंडीशन ऑफ प्लेन. ठीक है, सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से द प्लेन इज H नॉट. ओके, plane is H naught. So from here the plane is H naught which has, ठीक है, अगर प्लेन H naught है और मेरे को पता चल गया कि एक उसके ऊपर एक लाइन है L1. ठीक है, लाइन का ऊपर जो कोऑर्डिनेट है 0,0,0 एंड दिस लाइन हैज अ वेक्टर समथिंग, लेट मी रिप्रेजेंट दैट वेक्टर एज D1 and another line is there which is parallel to this particular plane but not lying on it. So for calculating for which has line L1. Now for calculating the normal vector, can I do something like this? Can I take the cross product of L1 and L2 vector? मतलब L2 वेक्टर का D2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं D1 और D2 वेक्टर का क्रॉस लेता हूँ, देन आई कैन गेट द रिजल्ट ऑफ R, sorry, that is the normal vector to the plane. So from here I will firstly solve for the cross the normal vector to this particular plane. So from here if you solve the normal vector to the particular plane, I will get the value as 1, 1 and 1 over here, 1, 0 and 1 over here. Okay, so if you see this is 1, 0, 1 over here. So if you solve this particular condition, how much you will get? So from here if you solve, you will get as I times of 1 minus of j cap times of, this will be 1 minus 1, that is 0, and similarly plus k cap times of, this will be 0 minus 1, that is minus of minus 1, that is plus of 1. So from here you get the normal vector. Now for writing the equation of the plane, the equation of plane, द प्लेन इक्वेशन कौन सा, H नॉट का जो प्लेन का इक्वेशन है, दैट इज हाउ मच, दैट इज बेसिकली जो x i कैप j कैप जो कोऑर्डिनेट है उसको इससे डॉट प्रोडक्ट लेना है एंड इक्वल टू द कोई एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज a वेक्टर, तो a वेक्टर को भी n के साथ डॉट लेना है. एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, बिकॉज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज बेसिकली कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, दैट इज फॉर एग्जांपल दिस x वेक्टर. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज बेसिकली x वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट ऑफ n वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू 0. ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन को. सो फ्रॉम हियर इफ आई राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस विल बेसिकली x प्लस जेड एंड थोड़ा सही करके कर लूँ ना, ये बेसिकली माइनस आएगा. ठीक है, इजिली माइनस ऑफ 1, बिकॉज 0 माइनस ऑफ 1 बेसिकली इक्वल टू माइनस 1. सो फ्रॉम हियर इट विल बी माइनस 1 ओनली. ओके, इजिली माइनस 1. सो यहाँ से प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियोज है, दिस विल बेसिकली 1, 0 एंड माइनस 1. ओके, सो फ्रॉम हियर x माइनस जेड इज बेसिकली इक्वल टू, और 0 पॉइंट लाइक कर इस प्लेन पे, तो बेसिकली इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जेड. ठीक है, x is equal to z. So from here I got a very valuable insight, that is basically the distance, that is basically the equation of the plane. जो h naught का जो plane का बात करें, that is basically the equation as x is equal to z. So can I say what is the distance between this particular point and h naught? Yes, I can obviously say it. So from here if I calculate the distance between the point, I will have the distance as, this distance will basically come out as 2 by root 2, that is basically 2 by root is basically root 2. Okay, so from here option number Q, question number Q get maps to option number 4. So Q goes to 4. So from here I can cancel out C and D, and I am left with A and B on these options. So let me solve what is the distance of the origin from H naught. So for calculating the distance of origin from H naught, I will put 0, 0 and 0, 0 in this particular plane equation. From here I will get 0 divided by the root under 0. So from here how much will I get? I will get the value as 0. So from here can I say that basically the option number R basically maps to option 3 over here. So from here I only get the correct option, that is basically option number B. क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो आर बेसिकली मैप टू 5, विच इज नॉट करेक्ट. ओके, विच इज बेसिकली नॉट करेक्ट. सो फ्रॉम हियर इट ओनली गोज टू ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है, बट लेट अस सॉल्व फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्यू. सो इफ आई सॉल्व फॉर द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ दिस एच नॉट, एच नॉट बेसिकली क्या है, डी ऑफ एच नॉट बेसिकली क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन बिटवीन द लाइन. सो फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन विद द लाइन इज बेसिकली similar to calculating, because this particular distance is maximum distance, and since this line is parallel to this particular plane, this is similar to calculating distance between any two particular point on these two lines. That means calculating the distance of these both Q's lines
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई दोनों पॉइंट के बीच में उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का समान हो जाएगा, क्योंकि सिंस डी ऑफ एच बेसिकली डिनोट्स द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड बोल रहे एच नॉट ऐसा प्लेन है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L2 इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम तो बहुत सारा होगा, उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा वाला बनने वाला है, दैट इज बेसिकली डिनोटेड एज डी टाइम्स ऑफ एच नॉट। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर होता ना तो एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, ठीक है, एक बार इस वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो कि व्हाट डज इट वांट टू से ना। सिंस यूज सिमेट्रिक लाइन के बीच में तो बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है, बट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लाइन इज बेसिकली एक्चुअली आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर डी ऑफ एच नॉट। सो फ्रॉम हियर इफ आई कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between L1 and L2, I will get the value of what is known as D of H naught, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली कोई दो पॉइंट ले लो, तो फॉर वन पॉइंट आई टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन L1 इज बेसिकली 0,0,0 एंड फॉर पॉइंट ऑन L2 इज बेसिकली 0,1, -1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इफ यू सॉल्व दिस, let me form a vector, this particular vector let me name as AB vector, okay। So from here if I form AB vector, so what is the value of AB vector? So value of AB vector is basically I cap j cap minus of k cap, ठीक है। अब मुझे पता है कि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली दैट वेक्टर दोनों लाइन के ज्वाइन करने का कोई दो पॉइंट का वेक्टर इज बेसिकली उसका प्रोजेक्शन ले लो किसके ऊपर ना, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द बोथ द वेक्टर्स जो लाइन से बना रहा है, ठीक है। तो let us solve this particular and then you will get this 1 -1 over here and this will be 1 1 1 and this will be 1 0 and 1 divided by modulus of I cap j cap and k cap over 1 1 1 1 0 1. So since I have already solved this denominator part, I have already solved the denominator part. The denominator part came out 2 and इसका जो मॉड्यूलस होने वाला है, that means the magnitude of this particular vector will basically equal to √2. तो नीचे तो √2 आ जाने वाला है and for this particular determinant let me solve it, okay। अगर इस determinant को solve करते this will be -1 times of 1 minus of 1 that is basically 0 and this will be -1 of 0 minus of -1 that is basically +1. So from here I will get the answer that is basically 1 by, so from here I will get the answer that is basically 1 by √2. So from here I will get the answer as 1 by √2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलने वाला आंसर, दैट इज बेसिकली 1 by √2 यूनिट्स, यहाँ से आंसर मिलने वाला है 1 by √2 यूनिट। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट बेसिकली क्वेश्चन नंबर P बेसिकली मैप्स टू ऑप्शन नंबर 5 ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ से P से मैप हो रहा है एंड दैट इज बेसिकली आस्क्ड इन ऑप्शन नंबर B ओनली, सो करेक्ट ही है, ठीक है। अनदर इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन y is equal to z, x is equal to 1 and this particular plane has equation z, x is equal to z. So यहाँ से और यहाँ से कंडीशन मिल रहा है that is basically x is equal to y is equal to z and all of them are simultaneously equal to 1. So क्वेश्चन में जो डिस्टेंस पूछा that basically distance of the point 1,1,1 from origin and इसका डिस्टेंस basically how much is basically √3. So from here s basically maps to option number 1, that is basically from here the s basically option number 1. So from here the right answer to this question is basically option number D. Another very simple and pretty easy question, जब आपको विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वंस यू आर एबल टू विजुअलाइज इस पर्टिकुलर प्लेन कि कैसे प्लेन आने वाला है, जो लाइन L2 है वो कैसे आने वाला है, व्हाट इज ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्लेन, वंस यू आर डन विद दैट यू कैन डेफिनेटली अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, ओके। सो विद दिस लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली आस्क्ड इन द पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, जेड बी वे कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन है जिसको सेटिस्फाई करे दिस पर्टिकुलर जेड एंड इट इज ऑल्सो सेट जेड बार बेसिकली डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो. So from here, if I assume that z is basically equal to x plus iota y, so from here can I say, from the question can I say y is non equal to 0 because the imaginary part of z is non-zero. Now let me solve for z. मैं अगर z को वैल्यू यहाँ पर पुट करके मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या मिलेगा. सबसे पहले तो मॉड ऑफ z इज बेसिकली इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है. एंड वी ऑलरेडी नो द एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है दैट इज बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स वाई. सो इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, प्लस 4x माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 4 आयोटा वाई 4 टाइम्स ऑफ आयोटा वाई. ठीक है, एंड माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं, लेट मी चेक व्हाट डज इस इक्वेशन वांट्स टू इम्प्लाई. सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है उसका पावर 3/2 प्लस
2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से एंड फ्रॉम हियर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, सो एक्स स्क्वायर ओवर हियर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ आयोटा एक्स वाई प्लस 4x माइनस 4 आयोटा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो इस ये वाला कंडीशन से मुझे कुछ ऐसा टाइप का इक्वेशन मिल रहा है. ठीक है, सो इफ आई गो ऑन एंड सी, इफ आई गो ऑन एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर, ओके, आई होप आई डिडंट डू एनी कैलकुलेशन मिस्टेक. ठीक है, इफ आई डिड सम कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को. ठीक है, from this particular part, if I haven't done any calculation mistake, I hope I'm doing all these things are correct. Okay, from here if I go and try to approach this particular equation, what does this equation has to say? So अगर इस equation को देखूंगा मैं यहाँ से, so from here if I take this 8 on this other right hand side, if I take this 8 on the right hand side, if I take this 8 on the right hand side, I'll get the equation as x square plus y square times of 3/2 plus 2x square. Okay, 2x square and this is how much? This is minus of 2y square and this will be plus of 4x. okay, ये रियल पार्ट आने वाला है प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या आने वाला है. द इमेजिनरी पार्ट विल बेसिकली सम लाइक 4xy माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ y एंड विच इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा पार्ट ऑफ 0, क्योंकि इस पार्ट का इमेजिनरी पार्ट इज बेसिकली इक्वल टू 0 और रियल पार्ट इज बेसिकली इक्वल टू 8. सो फ्रॉम हियर इफ आई कंपेयर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इफ आई कंपेयर द बोथ द पार्ट्स, सो फ्रॉम हियर इफ आई कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, आई गेट द रिजल्ट एज 4xy minus of 4y is basically equal to 0. So from here if I take 4y common, I will get x minus y is x minus 1 is basically equal to 0. Now since in this question it is simply mentioned कि y का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से एक ही चीज़ बचा है कि x का वैल्यू 0 हो जाए. दैट मीन्स x is basically equal to 1. Now if x is basically equal to 1, so from here if I solve this for x is basically 1 and let us try to calculate what does the real part has to imply. So real part को solve करने से मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा. So from here the real part basically says x square plus y square की power 3/2 plus 2 times of x square minus of 2 times of y square. okay, minus of 2 times of y square and this will be plus of 4x plus of 4x which is basically equal to 8. So since x का वैल्यू 1 दे रखा है तो 4 plus 2 is basically equal to 6. तो ये दो पार्ट अगर इस साइड में चल जाएगा, that is 8 minus of 6 is basically equal to 2. और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 3/2. तो 1 प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 2. ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर ऐसा टाइप का इक्वेशन दे रखा है जहाँ पर मेरे को कोई और पर्टिकुलर कंडीशन इंप्लाई नहीं कर रहा है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन मे बी सॉल्व आउट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, इसको 3/2 लिख लिया एंड इधर 2 प्लस 2y स्क्वायर लिख लिया एंड देन यू टेक द स्क्वायर बोथ द साइड एंड इफ यू गेट टू द सॉल्यूशन. ठीक है, अगर स्क्वायर करके बोथ द साइड स्क्वायर करना है एंड देन यू एक्सपेंड दिस पर्टिकुलर रिलेशन और दोनों साइड को इक्वेट कर लिया, देन फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली गेट टू द रिजल्ट ऑफ y इज बेसिकली इक्वल टू √3. या फिर एक काम कर सकते हो, y इज इक्वल टू √3 को अगर इसमें पुट करके चेक करोगे ना, सो हाउ मच विल इट बी? √3 का स्क्वायर बेसिकली 3. सो फ्रॉम हियर विल बी 4 के बाद 3/2 इज बेसिकली 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ that is 6. So 8 minus 6 basically 2. That means it satisfies this particular equation. अगर आप इस particular equation को कैसे अप्रोच कर रहे हो, I have to solve this particular condition. इस condition को solve करके देखो, that is y is equal to √3. इसको I hope you can able to solve this particular question. दोनों साइड को स्क्वायर ले लो और इसको एक्सपेंड करो and then get to the solution. Okay. So from here we will get the value of y as basically √3. तो अगर y का वैल्यू √3 मिल गया, then can I comment on what is z? z is basically x plus iota y. So from here can I say that is basically 1 plus iota times of √3. ठीक है, सो यहाँ से मुझे जेड का वैल्यू मिल गया 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ √3. अगर जेड का वैल्यू मिल गया देन आई कैन कैलकुलेट द रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस. यहाँ से क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर. सो मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस √3 स्क्वायर 3 इज बेसिकली इक्वल टू 4. सो दिस क्वेश्चन पी will basically map to option number 2. So from here can I cancel out option number A? Yeah, I can cancel. Now B can be possible, C can be possible and D can be possible. Now let us solve for this particular condition, that is z plus 1 का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर. Now if z plus 1 is given, that means basically 2 plus iota times of √3. So from here इसका जो मॉड्यूलस होगा और मॉड्यूलस का स्क्वायर is basically equal to 4 plus 3. So from here it is 7. So S will go to 5. So S is going to 5. That is basically present in only in option number B.
ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मैं करेक्ट ऑप्शन बोल सकता हूँ। आप देख पाए होंगे कि मैं कैसे विदाउट सॉल्विंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आई गेट डायरेक्टली गेट टू द आंसर। आपको भी एग्जाम हॉल में ऐसे ही करके सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन को इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल द थिंग्स। ओके, बट सी ओके लेट मी सॉल्व फॉर द रिमेनिंग टू पार्ट्स। सो यहाँ से अगर क्यू का सॉल्व करूँ, सो व्हाट डज क्यू हैज टू से, क्यू इज बेसिकली जेड माइनस जेड बार। सो जेड माइनस जेड बार इज हाउ मच, दैट इज बेसिकली द रियल पार्ट बेसिकली गेट कैंसिल आउट। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 2 आयोटा टाइम्स ऑफ √3, ठीक है, यहाँ से 2 आयोटा टाइम्स ऑफ √3। सो यहाँ से इसका मॉडुलस का वैल्यू सॉल्व करूंगा तो बेसिकली हाउ मच इज बेसिकली 4 into 3, दैट इज बेसिकली 12। सो फ्रॉम हियर द क्यू विल गो टू ऑप्शन नंबर 1। सो फ्रॉम हियर दिस विल बी क्यू, this is basically p, this is basically s, and let us solve for r. So r has to say that mod of z ka square, mod of z square is basically how much? So mod of z square is basically 4, and 4 plus z bar is basically the real part of z. So real part of z ka 2 times, so real part of z is basically 1, 2 times of 1 basically 2, again 2, 4 plus 4 that is basically 8. So from here option r goes to 8, so option 3. So from here this will basically map to r. So from here you can see that option number B is only the correct option which is possible for this particular question. I hope this particular discussion was clear. With this I got to the right answer, that is basically option number B. So with this I have covered all the questions that was actually asked in the matrix match types of question for JEE Advanced 2023 paper 1 of mathematics. I hope you have enjoyed my lectures, okay, and this particular paper discussion are very similar, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज, ओनली एक क्वेश्चन था जिसमें विजुअलाइजेशन का नीड था, बट रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चन आर जस्ट सिंपल, जस्ट थियोरेटिकल बेस्ड, ओके। आप इस क्वेश्चन को जस्ट स्टार्टिंग से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ना दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हो, ओके, डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर प्रेजेंट प्रिपरेशन स्टेटस, ठीक है। अगर क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हो, देन दैट will boost your confidence and even it will boost your rank, okay, in their examinations, in this competitive examination. So with this I hope you have enjoyed this particular lecture. If you did enjoy these lectures, then definitely like my video and even subscribe to my channel to never miss out any upcoming content. I am already uploading the lectures in a playlist format, okay. I have already covered matrix and determinant and I am on the verge of completing vectors and 3D geometry. With this I will be covering the remaining portion of algebra of mathematics and then I will move on to the other portions of mathematics, okay. So with this I take a leave from today's lecture. I hope you will check out the description box to get the playlist of this particular JEE Advanced previous year question discussion and you will watch all the paper solution discussion. With this I take a leave from today's lecture. Thank you.